टॉप 10 इन्वेस्टिंग बुक्स की लिस्ट के लिए गूगल सर्च करें तो आपको बेन ग्राहम की एक बुक मिलने की संभावना है, और पीटर लिंच, बॉगल, समथिंग ऑन बफेट, मंगर, ग्रीनब्लैट, मोनिश पब्राय आदि की भी। अब ये सभी ब्रिलियंट इन्वेस्टर्स हैं जिनके इन्वेस्टमेंट अप्रोच को पहले कई बार पढ़ा गया है, उनको रिव्यू किया गया है तथा चर्चा की गई है। लेकिन ये वीडियो एक ऐसी बुक के बारे में है जो बहुत अधिक पॉपुलर नहीं है। ये वीडियो एक ऐसे इन्वेस्टर के बारे में है जो बहुत अधिक लोकप्रिय नहीं है, लेकिन एक शानदार इन्वेस्टर है। तो हमारी स्टोरी 1973 में शुरू होती है, जब 35 साल के पीटर कंडल ने एक प्लेन ट्रिप पर सुपर मनी बुक पढ़ी, और यहीं पर उनका पहली बार बेंजामिन ग्राहम और डेविड डॉड्स की इन्वेस्टिंग फिलॉसफी से परिचय हुआ। मिस्टर कंडल को ग्राहम का काम तुरंत पसंद आ गया और उन्होंने इन्वेस्टिंग की वैल्यू स्टाइल को सीरियसली लिया, जिसके कारण 1975 में कंडल वैल्यू फंड का गठन हुआ, जिसने अगले 33 वर्षों में 15.2% का एवरेज एनुअल रिटर्न दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर किसी ने 1975 में वैल्यू फंड में $10,000 इन्वेस्ट किया होता तो उसकी मनी उन 33 सालों के दौरान $1 मिलियन से थोड़ी अधिक हो गई होती। अब इस वीडियो में हम पीटर कंडल की कुछ प्रमुख इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज की जांच करेंगे कि किस प्रकार वो ग्राहम से प्रभावित थे तथा उनकी कुछ इनसाइट्स जो उन्होंने डेवलप की, जिसने उन्हें अपने इन्वेस्टर्स के लिए 100 गुना रिटर्न जनरेट करने में कैपेबल बना दिया। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू डू, द पीटर कंडल इन्वेस्टमेंट अप्रोच किताब के लेखक क्रिस्टोफर रीसो गिल ने जो कुछ भी कंपाइल किया है उनमें से काफी कुछ पर्याप्त कोटेशन, स्पीच तथा इन्वेस्टमेंट लेटर्स हैं जो बुक को एक वंडरफुल रीड बनाते हैं। पर अगर कोई एक चीज है जो मुझे लगता है कि बाहर से कॉपी की गई है तो वो है इस किताब का टाइटल, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू डू। ये फ्रेज अर्विंग कान के एक कोट से इंस्पायर्ड लगता है। कोट कुछ इस तरह है, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू डू, यू जस्ट हैव टू लुक हार्डर, बी क्रिएटिव एंड बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल। ये कोट पूरी तरह से पीटर कंडल के चतुर, इंटेलेक्चुअली रिगुलस और लाइकेबल कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है, और इस बुक को सभी को पढ़ने के लिए रिकमेंड किया जाता है जो एक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में इच्छुक हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पीटर कंडल ने बेन ग्राहम को पढ़ने के पहले अपना खुद का इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी सामने नहीं रखा था, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से कुछ आरंभिक कंक्लूजन्स निकाले थे। उदाहरण के लिए कंडल का भरोसा था कि कंपनी की मैनेजमेंट की कमाई को प्रेडिक्ट करने की क्षमता यूनिवर्सली कम थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने नेशनल या इंटरनेशनल इकोनॉमी को प्रेडिक्ट करने की तुलना में अपने टाइम का बेहतर यूज इंडस्ट्री को एनालाइज करने में किया। और तीसरी बात यह कि कंडल ने हमेशा विश्वास किया कि हर एक इन्वेस्टर को स्टॉक मार्केट का मैक्सिमम लाभ उठाने के लिए अपने हिसाब से एक सटीक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी डेवलप करने की जरूरत है। इन कन्विक्शंस ने पीटर कंडल को सफल कंपनीज को स्टडी करने के लिए इंस्पायर किया। विशेष रूप से उन्होंने बुक वैल्यू, डिविडेंड ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ, अवेलेबल फ्लोट, फंड्स के फ्लो आदि मेट्रिक पर गौर किया और फिर प्रत्येक मेट्रिक को एक वेटेज दिया, जिसके इवेंचुअली एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टॉक स्कोर क्रिएट हो गया। अब जैसे ही कंडल ने ग्राहम के तरीके अर्थात वैल्यू इन्वेस्टिंग अप्रोच को फॉलो करना शुरू कर दिया, उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी उनके लिए और अधिक क्लियर होनी शुरू हो गई। बेसिकली उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि स्टॉक इसलिए चीप नहीं है क्योंकि इसका एक मिनिमम प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, एक अच्छा डिविडेंड यील्ड या यहां तक कि एक हाई ग्रोथ रेट है। हाँ, ये चीजें अच्छी हो सकती हैं, लेकिन कंडल की नई फाउंड इन्वेस्टिंग फिलॉसफी के अनुसार स्टॉक चीप होता है जब कंपनी के बैलेंस शीट एनालिसिस से पता लगता है कि स्टॉक की प्राइस उसके इंट्रिंसिक वैल्यू की तुलना में मीनिंगफुली कम है। जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, इसमें क्लासिकल ग्राहम एंड डॉड स्टाइल मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिंग के सीरियस शेड्स थे, और पीटर कंडल ने इस इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करते हुए शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ये भी रियलाइज किया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग बाजार के रुझानों के विपरीत दिशा में काम करता है और स्वाभाविक रूप से पैसा न खोने के प्रिंसिपल्स को मजबूत करता है। इसलिए जब बाजार में अत्यधिक क्षमता होती है तो कम सौदे होते हैं, जो स्वाभाविक रूप से
पीटर कंडल जैसे वैल्यू इन्वेस्टर्स को स्टॉक को बेचने तथा इसके बजाय कैश जमा करने के लिए इंस्पायर करते हैं और इस प्रकार पोर्टफोलियो रिस्क को कम करते हैं। और ठीक इसके ऑपोजिट कई बार ऐसा होता है जब इन्वेस्टर्स के बीच डर होता है और यहां तक कि एक्सीलेंट कंपनीज भी इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पर अवेलेबल होती हैं। कंडल ने इन दो एक्सट्रीम्स को किसी इन्वेस्टर के स्टैंड पॉइंट से पेशेंस और स्टबर्ननेस के बीच के अंतर के रूप में मार्क किया और हम इस वीडियो के बाद के सेक्शंस में इसके बारे में कुछ और जानेंगे। कंडल वैल्यू फंड का गठन 1975 में किया गया और इसने तुरंत तेजी पकड़ ली। फंड का रिटर्न पहले 3 वर्षों में 32%, फिर 32% और फिर 21% रहा। 5 साल का एनुअल रिटर्न 30% से अधिक हो गया और इसकी पहली 10 वर्षों की एनिवर्सरी पर कंडल वैल्यू फंड ने 26% का CAGR दर्ज किया। कंडल वैल्यू फंड का पहला नुकसान साल 1990 में हुआ था, फंड शुरुआत करने के तकरीबन 15 साल बाद। अब पीटर कंडल की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी में डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग शामिल है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया को डेवलप किए जाने की जरूरत थी जिसे वैल्यू फंड ने एक डिसिप्लिन तरीके से फॉलो किया और इसमें कुछ ऐसी चीजें शामिल थी। शेयर की कीमत बुक वैल्यू से कम होनी चाहिए और प्रेफरेबली नेट एसेट वैल्यू से कम होनी चाहिए, जिसे हमने राकेश झुंझुनवाला तथा ET मनी यूट्यूब चैनल पर टाइटन इंडस्ट्रीज वीडियो में सीखा है। फिर शेयर प्राइस इसके पहले की ऑल टाइम हाई की तुलना में आधे से कम होनी चाहिए। 10 से भी कम का PE रेशियो, एक अर्निंग यील्ड जो लंबी अवधि के कॉर्पोरेट बॉन्ड रेट से अधिक है, कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, इसे डिविडेंड का पेमेंट करना चाहिए तथा टाइम के साथ बढ़ना चाहिए आदि। संक्षेप में कंडल की प्लेबुक को ग्राहम स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग के बड़े हिस्से में अडॉप्ट किया गया था। हालांकि उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी की एक्सपेक्टेड फ्यूचर रेट्स, मैनेजमेंट की क्वालिटी, गवर्निंग सेल्स वॉल्यूम, कॉस्ट तथा प्रॉफिट से जुड़े विभिन्न अंडरलाइंग फैक्टर्स पर स्टडी को इन्वॉल्व नहीं किया था। समय के साथ कंडल डिस्ट्रेस्ड डेट में भी शामिल हो गए थे, जिसके लिए यह डिटरमिन करना जरूरी था कि क्या रीऑर्गेनाइज्ड या लिक्विडेटेड बिजनेस डेट के प्राइस से अधिक वर्थ था या नहीं। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, मेन फोकस हमेशा नेट एसेट के वैल्यू पर था, जिसमें न केवल विजिबल एसेट का इवैल्यूएशन करना शामिल था बल्कि गुडविल जैसे हिडन एसेट की खोज करना भी शामिल था। देयर इज ऑलवेज समथिंग टू डू द पीटर कंडल इन्वेस्टमेंट अप्रोच बुक ने ज्वेलरी रिटेलर टिफनी का एक उदाहरण दिया, जिसने 1974 में अपने फेमस टिफनी डायमंड को कैरी किया, जिसका ऑफर प्राइस $2 मिलियन था, जबकि इसके बैलेंस शीट में केवल $1 था। इसके अतिरिक्त टिफनी के पास मैनहट्टन के 5th एवेन्यू में रियल एस्टेट भी था, जो दुनिया की सबसे महंगी शॉपिंग स्ट्रीट में से एक है, और ये प्रॉपर्टीज इसके 1940 के प्रॉपर्टीज प्राइस में कंपनीज के बुक में लिस्टेड थी, जो कि एसेट का एक बड़ा अंडर वैल्यूएशन था। इसने कंडल को कन्विंस किया कि टिफनी के शेयर इसके बुक वैल्यू और यहां तक कि इसके लिक्विडेशन वैल्यू से कम पर ट्रेड कर रहे थे, जिसने उसे कंपनी में लगभग रिस्क लेस पोजीशन पर ला दिया। बिक्री के नियमों के रेफरेंस में, अर्थात कब बेचना है, यह ध्यान रखना इंटरेस्टिंग है कि कंडल वैल्यू फंड अपने शेयर्स की कीमत दुगनी होने के बाद स्टॉक में अपनी पोजीशन का आधा हिस्सा अपने आप बेच देगा। इस प्रकार फंड अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहा था और जो पार्ट बिना बिका रह जाता है वो फंड मैनेजर के डिस्क्रेशन पर छोड़ दिया जाता है कि वो इसे जारी रखना चाहता है या इसे भी डिस्पोज करना चाहता है। कंडल हर साल इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को लेकर भी काफी एक्टिव रहते और खासकर ऐसे देश में बार्गेन की तलाश में रहते जिसका पिछले 11 महीनों के दौरान वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट रहता था। उन्होंने उस देश के कल्चर, पॉलिटिक्स तथा बिजनेस माहौल को बेहतर रूप से समझने के लिए यात्रा की और अन्य लोकल वैल्यू इन्वेस्टर्स के साथ उनकी नेटवर्किंग संभावित इन्वेस्टमेंट आइडियाज का एक अहम सोर्स बना दिया। इस बुक में आप देख सकते हैं कि लेखक ने कई पेज इसकी चर्चा करने में लगाए हैं कि किस प्रकार पीटर कंडल किसी सफल इन्वेस्टर की क्वालिटी को कैरेक्टराइज करेगा। एक सबक जो बुक के जरिए सीखा जा सकता है वो है कंडल का अनुभव कि कोई इन्वेस्टमेंट चाहे कितना भी अच्छा हो, वो किसी ना किसी बुरे दौर से गुजरेगा और इन्वेस्टर्स के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वो घबराएं नहीं, इनफैक्ट इसे होने की उम्मीद करें। यहां मुझे एप्पल के एग्जाम्पल की याद आ रही है।
जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद पिछले 20 सालों में तेज उतार चढ़ाव का सामना करती रही है और इसके स्टॉक पिछले 20 वर्षों के दौरान 4 बार नियरली 40% का ड्रॉप विटनेस कर चुकी है। उस कॉन्टेक्स्ट में कंडल ने अपनी स्पीच और इंटरव्यूज में इन्वेस्टर्स के बीच हमेशा पेशेंस की और उनके लिए एवरेज से कम रिस्क लेकर लगातार एवरेज से अधिक रिटर्न कमाने पर फोकस करने की वकालत की है। दूसरे शब्दों में, लालची मत बने। जो वो तब मिडिल टीन्स में एक टारगेट कहें 14 से 17% के एक्सपेक्टेड रिटर्न को स्पेसिफाई करता है, जिसे बहुत लंबे पीरियड में अचीव किया जा सकता है, जैसे कि कंडल वैल्यू फंड ने 15.2% कमाकर अपने 33 सालों के ट्रैक रिकॉर्ड में किया। एसेंशियली वो इन्वेस्टर्स को अपनी प्रायोरिटीज पर क्लियर रहने और एक ऐसा इन्वेस्टिंग अप्रोच क्रिएट करने का सुझाव देते हैं जो उनके गोल, स्किल और रिस्क टॉलरेंस लेवल को सबसे अधिक सूट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी एक और ऐसा एरिया है जहां कंडल ने एडवाइस किया और अक्सर सबसे अच्छे खिलाड़ियों के साथ रिलेट किया, जो हर किसी से बेहतर होने के लिए अडैप्टिव परफेक्शनिज्म की कला की प्रैक्टिस करते हैं। ये इन्वेस्टिंग में भी विजिबल है और जहां कंडल के मामले में उनका बेन ग्राहम के प्रिंसिपल में विश्वास था, उन्होंने आज की इन्वेस्टमेंट दुनिया में फिट होने के लिए उन प्रिंसिपल्स को अडैप्ट करने पर भी गहरी नजर रखी। और अंत में मैं ये लिस्ट आउट करना चाहूंगा कि पीटर कंडल के अनुसार एक सफल इन्वेस्टर के 10 एसेंशियल ट्रेट्स क्या हैं। इनमें शामिल है सबसे पहली जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी, जिसका मतलब है काफी पढ़ना, अधिक से अधिक लोगों से बातचीत करना, ध्यान के साथ सुनना और विचारों को लगातार एक्सचेंज करना, जो सभी मामलों में आपकी पर्सपेक्टिव को डेवलप कर सकता है। दूसरी बात धैर्य मतलब पेशेंस। तीसरी बात एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन मतलब फोकस करने और सभी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक आउट करने की एबिलिटी। नंबर 4 डिटेल्स पर ध्यान देना, विशेष रूप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तथा अर्निंग रिपोर्ट पढ़ते समय किसी भी फाइन प्रिंट को मिस ना करना। फिफ्थ ट्रेट एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, जो गैम्बलिंग से बहुत अलग है। सिक्स्थ ट्रेट एक सफल इन्वेस्टर को इस अर्थ में एक इंडिपेंडेंट माइंड होना चाहिए कि वो डॉट्स को कनेक्ट करने की गहरी भावना के साथ एक कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट डेवलप कर सके। सेवेंथ पॉइंट ह्यूमिलिटी है, जिसका यह मतलब नहीं कि कोई अपना सेल्फ बिलीफ खो दे, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ईगो नहीं रखना चाहिए कि वो कभी भी गलत नहीं हो सकते। एट्थ ट्रेट है कंसिस्टेंसी और रूटीन्स, जहां अनुशासन, कंपाउंडिंग, हैबिट और रोजमर्रा के सुधार आते हैं। नाइन्थ पॉइंट एक साउंड माइंड के साथ एक साउंड बॉडी रखना है। कंडल का मानना है कि कंपेटिटिव स्पोर्ट्स में भी शामिल होना इन्वेस्टर्स के कॉमन सेंस के साथ कंपेटिटिव इंस्टिंक्ट्स डेवलप करना सिखाता है। पीटर कंडल के अनुसार अंतिम ट्रेड के लिए इन्वेस्टर्स को अपने एक्शन और इन्वेस्टमेंट रिजल्ट्स की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत होती है। ये न केवल आपको ग्राउंडेड रखता है, बल्कि इन्वेस्टर्स को रिजल्ट्स से जुड़े वैलिड रीजनिंग को एस्टैब्लिश करने के लिए अपनी गलतियों से सीखने के लिए मजबूर करता है। तो ये कुछ इंसाइट्स थी जिन्हें मैंने बुक से पिक किया था, और इस प्रीकर्सर से और आगे की जानकारी के लिए इस वंडरफुल किताब की एक कॉपी चुनें और अगली बार जब आप फ्लाइट पर हों तो इसे पढ़ डालें, लगभग ठीक उसी तरह जैसे पीटर कंडल ने 50 वर्ष पहले किया था। एक बार फिर से आपको समय देने के लिए धन्यवाद। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मैं आपसे जल्द ही मिलने की उम्मीद करता हूं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.